नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं अभिषेक कुश्ती कोच। आज आपको मैट के बारे में बताने वाला हूँ। मैट के बारे में बात करने से पहले चलिए उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि मैट प्रचलन में कब से आया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक युग में जो कुश्ती होती थी वो मिट्टी या रेत या किसी भी सरफेस पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से कहीं भी कुश्ती होती थी और इसे मल्ल युद्ध कहते थे। जैसा कि हमने अपने वेद पुराणों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, और ग्रीक काल की जो कुश्तियां हैं वो सारी इसी तरह से होती थी। उसके बाद जब मध्य युग आया, मध्य युग में जो जूट के बोरे, जूट जो हम रस्सा जड़ते हैं, अभी जूट के रस्से होते हैं, उसके बोरे होते थे और उन बोरों में घास भर के, घास भूसा भर के उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो इतने सुरक्षित नहीं थे। उसके बाद जब 19वीं 20वीं शताब्दी आई तो कुश्ती यूरोप में ज्यादा प्रचलित हुई। तब कैनवास के जो मैट थे वो प्रचलन में आए। उसमें भी भूसा और घोड़े के बाल का उपयोग होता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद मध्य 20वीं शताब्दी में एक और फोम फील्ड मैट प्रचलित हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फोम फील्ड मैट है और ये शायद 1912 के ओलंपिक है। और ये कुश्ती भी जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग कुश्ती चली थी, ये 11 घंटे, लगभग 11 घंटे और 40 मिनट कुश्ती चली थी। तो ये फोम फील्ड मैट पे होती थी। उसके बाद जब आधुनिक युग आया, मतलब कि आज का युग, आज हम सभी, आप इससे सब लोग अवगत हैं कि ये कौन सा मैट है। ये उच्च घनत्व का मैट है और इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन होता है। जैसे कि कोई भी हाई एम्पलीट्यूड थ्रो अगर किया, तो चाहे हमने कलाजल मारा है या चाहे साल्तो किया है या कोई भी हाई एम्पलीट्यूड थ्रो है, तो उसको लगाने के बाद न प्लेयर को इंजरी के चांस, दोनों ही प्लेयर को, अपोनेंट को भी और जिस रेसलर ने दाव किया है, दोनों को इंजरी के चांस कम होते हैं। और अभी सबसे ज्यादा प्रचलन में आ गया है ये इंटरलॉक मैट। इंटरलॉक मैट की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको जल्दी से असेंबल और डिसेंबल किया जा सकता है। ये लगाने और निकालने में इसमें सहूलता प्रदान होती है और ये आसानी से कहीं भी फिक्स किया जा सकता है और कम लोगों की सहायता से ये किया जा सकता है। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है ये UWW की, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रूल बुक है, उसमें से लिया हुआ है मटेरियल स्ट्रक्चर। और ये मटेरियल स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल नंबर 4 है द मैट। आइए जानते हैं मैट के बारे में कुछ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है रेसलिंग मैट। तो मैं आपको बताता हूँ, ये रेसलिंग मैट है जो इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 बाय 12 मीटर होती है। मैं एक मिनट पॉइंटर ले लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो इसकी ये लंबाई आप देख सकते हैं 12 मीटर और चौड़ाई भी 12 मीटर। अब जो इसमें सेंट्रल रेसलिंग एरिया, एक शब्द सेंट्रल रेसलिंग एरिया, मतलब कि जहां पे जो बीच का कुश्ती करने का हिस्सा है उसको सेंट्रल रेसलिंग एरिया कहते हैं। ये होता है 7 मीटर का। जैसा कि आप ये एरो देख सकते हैं, 7 मीटर का ये एरिया होता है। उसके बाद पैसिविटी जोन। पैसिविटी जोन मतलब ये जो ऑरेंज कलर की नारंगी पट्टी है, इसको कहते हैं पैसिविटी जोन। पहले ये रेड कलर की होती थी, तब इसको रेड जोन कहते थे, लेकिन अब ये ऑरेंज कलर की हो गई है, इसको ऑरेंज जोन या पैसिविटी जोन कहते हैं। ये 1 मीटर की होती है। अब ये 7 मीटर प्लस 1 मीटर 8 मीटर और यहाँ का 1 मीटर मतलब 9 मीटर। मतलब जो कुश्ती का कुल एरिया है वो 9 मीटर है। इसका जो डायामीटर, इसका व्यास है वो 9 मीटर है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसका रेसलिंग एरिया का रेडियस क्या है। अगर रेसलिंग एरिया का रेडियस पूछा है तो वो हमेशा व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, व्यास का आधा त्रिज्या, मतलब 9 मीटर का आधा होता है 4.5 मीटर। अगर आपको सेंट्रल रेसलिंग एरिया का रेडियस पूछा है तो 7 मीटर का आधा होगा 3.5 मीटर। अब आइए देखते हैं प्रोटेक्शन एरिया।
प्रोटेक्शन एरिया जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 1.5 मीटर का है। ये 1.5 मीटर हर तरफ से ये 1.5 मीटर ही है। तो इन कुल मिला के 1.5 मीटर, 1 मीटर, 7 मीटर, 1.5 मीटर मतलब 12 मीटर का होता है। प्रोटेक्शन एरिया इसे क्यों कहते हैं? प्रोटेक्शन एरिया ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये रेसलिंग एरिया है वो पूरा ये नारंगी पट्टी से घिरा हुआ है। अगर कोई भी पहलवान यहाँ से एक्शन शुरू करता है और वो एक्शन खत्म यहाँ करता है, तो जब वो बाहर रेसलिंग एरिया के बाहर भी अगर एक्शन खत्म कर रहा है तो दोनों ही पहलवानों को चोट ना लगे, उसके लिए ये प्रोटेक्शन मतलब सपोर्ट दिया जाता है। तो वो यहाँ भी आके गिरते हैं तो दोनों पहलवान सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्शन एरिया कहते हैं। ये चारों तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है, इसमें ऐसा जो बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो ओलंपिक खेल और जितने भी चैंपियनशिप्स हैं, कप्स हैं, उसमें जो भी मैट है वो UWW के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो अन्य UWW के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए और नए भी होने चाहिए। लेकिन जो बाकी के अन्य इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें जो मैट है सिर्फ UWW के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, नए हों ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा टॉपिक इसमें ये कह रहा है कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो भी वार्म अप और ट्रेनिंग के मैट हैं वो भी UWW के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, नए होने चाहिए। और कंपटीशन के मैट और उन जो ट्रेनिंग और वार्म अप के मैट है उनकी जो क्वालिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता समान होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। 1 मिनट मुझे लेजर हटाना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक भी यही कह रहा है जो मैंने आपको बताया कि ये 9 मीटर का जो घेरा है, ये 9 मीटर, ये नारंगी पट्टी है, इसका जो बीच का भाग है वो 9 मीटर है और इसका अगर रेडियस पूछा है तो 4.5 मीटर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। रेसलिंग मैट की जो लंबाई है 12 मीटर होती है, चौड़ाई 12 मीटर होती है। सेंट्रल रेसलिंग एरिया जो होता है, मैं एक बार और पॉइंटर ले लेता हूं। सेंट्रल रेसलिंग एरिया जो होता है वो 7 मीटर का होता है। पैसिविटी जोन जो होता है वो 1 मीटर का होता है। प्रोटेक्शन एरिया जो होता है 1.5 मीटर का होता है। सेंट्रल रेसलिंग एरिया का जो डायमीटर है 7 मीटर होता है। सेंट्रल रेसलिंग एरिया का रेडियस 3.5 मीटर होता है। रेसलिंग एरिया का डायमीटर 9 मीटर होता है और उसका जो रेडियस है 4.5 मीटर होता है। पैसिविटी जोन जैसा कि मैंने बताया आपको 1 मीटर होता है। प्रोटेक्शन एरिया 1.5 मीटर होता है, ठीक है। अब आपको इसके बीच में एक सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल 1 मीटर का होता है, इसे सेंट्रल सर्कल कहते हैं। और जो पट्टी होती है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। आइए चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो या कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स हो, उसमें जो इसकी ऊंचाई है वह 0.80 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए और 1.10 मीटर मतलब 110 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म इस तरह से होता है। इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई इसकी जो है वो नीचे से यहां से 1.10 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0.80 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मैट यूज होते हैं किसी भी कंपटीशन में, नॉर्मली सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एक से ज्यादा मैट यूज होते हैं। अगर एक से ज्यादा मैट यूज होते हैं तो 2 मैट के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर की होनी चाहिए,
लगभग 2 मीटर की होनी चाहिए, 2 मीटर की होनी चाहिए, लगभग नहीं 2 मीटर की होनी ही चाहिए। और यहाँ पे जो भी अगर कोई वुडन का, देखो आपको कहीं पे भी ऐसे लकड़ी या ऐसा कुछ वुडन का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई देगा, वो सारा चीज सॉफ्ट कवर से कवर होना चाहिए, सॉफ्ट कवर से कवर होना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दूसरा स्कोर बोर्ड, जो स्कोर बोर्ड है वो हमेशा सेपरेट प्लेटफॉर्म पे सेट किया जाना चाहिए और मैट के करीब सुरक्षा की दृष्टि से जो स्कोर बोर्ड है उसे मैट पे न रख के सेपरेट प्लेटफॉर्म पे रखा जाना चाहिए, परंतु मैट के करीब होना चाहिए। अब आपको इसमें एक चीज और दिख रहा होगा कि जो सेंट्रल रेसलिंग एरिया और प्रोटेक्शन जो एरिया है, इन दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कि देखो, आपको ये पिछली पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूं, पिछली पिक्चर में देखो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो सेंट्रल रेसलिंग एरिया का ये भाग है, ये डार्क है और ये लाइट है, ये इसी तरह से होना चाहिए। ये भी एक मैट बनाने के एक रूल में है कि मैट तभी अप्रूव्ड होगा जब इन दोनों का कलर डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सेम कलर का नहीं हो सकता। फिर से चलते हैं वहीं पे। अभी जो ये प्लेटफॉर्म वाला मैट है, ये मैट अभी ये पुराना मैट हो गया, अभी नवा मैट इस तरह से इस प्रकार का है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा जैसे रेड कॉर्नर है, रेड कॉर्नर है, ब्लू कॉर्नर है। उस पॉइंट की बात हम करते हैं। अभी जो भी सेशन है, हर सेशन के बाद मैट पूरी तरह से क्लीन किया जाना चाहिए और डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए, कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में कोविड का हमने रूप देखा कि एक छोटा सा वायरस कितना बड़ा रूप ले सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, और जब कोई कंपटीशन होता है तो जो भी पहलवान है सारे सुरक्षित रहें, उनको कोई भी ऐसी कीटाणुओं से या किसी चीज से ऐसी तकलीफ ना हो। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि मैट पूरी तरह से क्लीन हो और डिसइंफेक्टेड हो, और मैट की वही क्वालिटी हो, पूरी चिकना होना चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा घर्षण नहीं होना चाहिए। पूरा जैसा नया मैट होता है उसी तरह से कंपटीशन के दरमियान होना चाहिए। अगर बाउट के दरमियान अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है या कुछ भी, तो तुरंत उसको साफ कराया जाता है, क्लीनिंग स्टाफ आके उसे साफ करते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर। जो रेड कॉर्नर है वो लेफ्ट साइड होता है, ब्लू कॉर्नर होता है जो राइट साइड होता है। जो लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान है, लाल सिंगलेट का पहलवान है, वो हमेशा अपने कॉर्नर की तरफ से आएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड से रेड कॉर्नर की तरफ से आएगा। जो ब्लू सिंगलेट का पहलवान है वो हमेशा अपने कॉर्नर से, मतलब राइट साइड से ब्लू कॉर्नर से प्रवेश करेगा। अब जो कोच है, जो रेड कॉस्ट्यूम का कोच है, उनकी जो चेयर होगी वो भी ये रेड कॉर्नर की तरफ ही होगी। जो ब्लू कॉर्नर के कोच है उनकी चेयर भी ब्लू कॉर्नर की तरफ ही होगी। देखो इस फोटो में आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये हमेशा जज के टेबल की तरफ होते हैं दोनों कोचेस। ठीक है, लेफ्ट में होगा रेड, राइट में होगा ब्लू का कोच। और कोच की जो मैट से दूरी है वो भी तय है, लगभग 2 मीटर होती है। वो भी 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए कोच की चेयर और मैट के बीच में। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, अगर हम कोच का टॉपिक जब कवर करेंगे तो उसमें हम इसको भी कवर करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब जो मैट है वह जो खुला हिस्सा है उससे घिरा हुआ होना चाहिए। क्यों घिरा हुआ होना चाहिए? ताकि जो इस कंपटीशन है उसको स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल कंपटीशन में जितने भी दर्शक होते हैं वह हमेशा बालकनी में ही रह के कुश्ती देखते हैं,
और जो कंपटीशन एरिया है उसमें जिन पहलवानों की कुश्ती है उनके कोच, वो पहलवान, असिस्टेंट कोच और जो सपोर्टिंग स्टाफ है और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वही कंपटीशन एरिया में होते हैं, और बाकी के जो दर्शक हैं वो बालकनी से कंपटीशन का लुत्फ उठाते हैं। तो इसी तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कंपटीशन आराम से स्मूथली कंडक्ट हो सके। दूसरा, जब ये मैट निर्माता इस मैट का निर्माण करते हैं तो जैसे कि ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का आप लोगो देख रहे होंगे, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का लोगो है या मैट निर्माता का कोई भी लोगो है, उसके संबंधित कुछ भी चीज है उसमें मैट को बनाने से लेके हर चीज, इसका जो सेंट्रल रेसलिंग एरिया है इसका कलर डिफरेंस होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, मैट का जो माप है 12 बाय 12 मीटर होना चाहिए, इसका सेंट्रल रेसलिंग एरिया का माप 7 मीटर होना चाहिए, सेंट्रल सर्कल का माप 1 मीटर होना चाहिए, उसकी जो पट्टी है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, 1 मीटर का पैसिविटी जोन होना चाहिए, 1.5 मीटर का प्रोटेक्शन एरिया होना चाहिए, इसका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का लोगो कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, निर्माता का लोगो कहाँ कैसे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में रेड कॉर्नर होना चाहिए, राइट साइड में ब्लू कॉर्नर होना चाहिए। ये सारे दिशा निर्देश जो मैट निर्माता है उनको मिलते हैं। तो निर्माण करने से पहले उनको UWW के मुख्यालय को संबोधित किया जाना चाहिए और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही मैट का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। मैं कोच अभिषेक सिंह आपको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी PDF अगर हिंदी और इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको फॉलो करें, आपको वहाँ पे ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।